हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनकरेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखें, आज की क्लास जो होने वाली है ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट होने वाला है रिवीजन सीरीज़ का। ठीक है, हम क्विक रिवीजन सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा हमारा कंप्यूटर का। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम 100 MCQs डिस्कस करें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, कुछ तो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और खास करके आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। ये आपके JK SSB सुपरवाइज़र, फॉरेस्टर, पटवारी एग्ज़ाम सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या फिर आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ भी हमारे पास कंप्यूटर का सिलेबस मैंशन होता है। ठीक है, देखिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, आपके सामने है यूनिवैक क्या है। यूनिवैक इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यूनिवैक है ये क्या है। आपने आंसर दे दिया होगा, चूज़ कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपने याद रखना है, जितनी भी फुल एब्रीवेशंस है ना, याद रखना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और मैंने फुल एब्रीवेशंस पे अलग से वीडियो लाया था, अगर आपने नहीं देखा हुआ जाके देख लेना। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर, के बेसिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म्ड होते हैं कंप्यूटर के थ्रू वो क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें हमारे पास बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म्ड होते हैं कंप्यूटर के थ्रू, हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव भी होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में थर्ड पूछा गया था, टू मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स सर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टू मेजर टाइप्स क्या है हमारे पास कंप्यूटर चिप्स की। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। क्या आंसर रहने वाला है इसका। देखें, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर है, एक तो हमारे पास होता है प्राइमरी मेमोरी चिप और एक होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी चिप भी हमारे पास होती है एक, और हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होती है। क्लियर आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग। क्वेश्चन क्या पूछा गया, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेज आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। के जो माइक्रो प्रोसेसर है ये स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं कौन सी जनरेशन कंप्यूटर के लिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है एज स्विचिंग डिवाइसेज ऑफ आ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नंबर डी है, ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास किसका यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये भी पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब का कहाँ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का किस जनरेशन में यूज़ हुआ, किसने इनको इन्वेंट किया। ओवरऑल हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड ए सुपर कंप्यूटर। के हमारे पास मेन डिफरेंस क्या होता है मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच में। ऑप्शन दिए गए, सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। या फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहने वाला है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुपर कंप्यूटर की जब भी बात होगी ना, देखें सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये फोकस करते हैं टू एग्जीक्यूट करने के लिए फ्यू प्रोग्राम्स को एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, वाइल जो मेन फ्रेम होते हैं यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट ठीक एज मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। सुपर कंप्यूटर बेसिकली फोकस ही करते हैं किस पे, फास्टर कंप्यूटिंग पे, फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जो माइट भी कम्प्लेक्स इन नेचर होती है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है ऑन द अदर हैंड एक्ट लाइक ये सर्वर के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, और इट ऑफर्स करता है मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमारे पास होती है, मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर लार्ज डेटा बेसिस के लिए। तो इतना आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stands for? Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, या फिर क्वेश्चन पूछ ऑप्शन नंबर बी दिया गया, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, या फिर एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। बताएं ज़रा, ASCII और ABCDIC आधा पॉपुलर करेक्टर कोडिंग सिस्टम है। तो आपसे EBCDIC की फुल एब्रीवेशन पूछी है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास
सिंपल सा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिड, यहाँ पे आपने याद रखना है डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये गलत है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड याद रखना। और इसका आंसर क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडिड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये एक 8 बिट क्या होता है, 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग यह होती है, जो यूज़ की जाती है मेनली ऑन IBM। IBM क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मेन फ्रेम एंड IBM जो हमारे पास मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इतना आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ ALU मेमोरी, या फिर हमारे पास CPU या कंट्रोल यूनिट। तो सबको पता है ब्रेन जो होता है किसी भी कंप्यूटर का, वो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन पूछा गया स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क की, वो डिपेंड किस पे करती है? ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बीट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक्स इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ दी अबोव। क्वेश्चन में पूछा गया स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, क्या आंसर होगा इसका? प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक डिस्क की कैपेसिटी की, ये डिपेंड करती है बिट्स जो लोकेटेड होते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क सरफेस पे। और जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है भाई ये डिस्क टू स्टोरेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, इज़ टू यूज मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इन कोड देम इन वेरियस लोकेशंस। तो ये आपने याद रखना है बाई हैविंग वेरिएशन इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो इसमें इसका आंसर ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस भी हो सकता है, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स भी हो सकता है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, और ऑल ऑफ दी वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। दो तरह की मेन मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रूम एंड रैम, ऑल ऑफ दी अबव। बताएं ज़रा, टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी की बात कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपल सा आपको बताना है टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी क्या है। देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि जो दो तरह की हमारे पास मेन मेमोरी होती है, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जो मेन मेमोरी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और इट इज़ आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम भी कहते हैं उसे। और व्हेन कंप्यूटर इज शट डाउन ऑल द डेटा इन रैम इज़ इरेज्ड। जब कंप्यूटर शट डाउन होता है तो हमारे पास तमाम का तमाम डेटा क्या हो जाता है? रैम में वो इरेज हो जाता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है ये कंप्यूटर मेमोरी होती है, दैट इज़ एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU। तो कहने की बात है जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, वो हमारे पास क्या होती है? रैम एंड रूम होती है। क्या होती है? रैम एंड रूम। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बस दोनों में फ़र्क क्या है कि जो हमारे पास रैम एंड रोम है ये प्राइमरी मेमोरी तो हैं, लेकिन रैम एक जो है वो प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है? रैम क्या है? रैम हमारे पास एक प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी है। क्या है? प्राइमरी वोलाटाइल मेमोरी है। वेयर एज रूम क्या है? प्राइमरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रूम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोनों में फ़र्क ये याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ऑन द अदर हैंड हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, रूम एंड रैम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए compensate for difference in speed at which the different units can handle data is। देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए compensate for difference in speed at which the different units can handle data is मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डियर एस्पिरेंट्स, एक स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा इज, उसे मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डून। यहाँ पे लिखा गया वी कॉल इट, इसे हम क्या कहते हैं? टायरसम से, या फिर हम बात करें बडूम से, ये हमारे पास क्या होता है? फ्री होता है। तो बताइए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मतलब कंप्यूटर ना ही थकता है ना ही बोर होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी है इसकी, रिलायबिलिटी है, डेलीजेंस है, वर्सटिलिटी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास, देखें इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जो कंप्यूटर फ्री होता है टायरसम से या फिर बोडूम से, दिस करेक्टर इज कॉल्ड डेलीजेंस। इस करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है? डेलीजेंस कहा जाता है। सिंपली पुट ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म 100 ऑफ टास्क, आपको पता है इन ए मैटर ऑफ सेकंड्स में ये कर देता है, एंड प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रिजल्ट एवरी टाइम। तो कहने की बात है ये क्या है इसकी? डेलीजेंस। ओके, याद रखना कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोडूम, तो वी कॉल इट
हमें इसे क्या कहना चाहिए, डिलीजेंस। ठीक है, ये इसका करेक्टरिस्टिक है। देखें कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होने चाहिए, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपसे पूछा गया इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये रिलेट किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के साथ है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आईसी की बात कर रहा है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये रिलेट करता है कौन सी जनरेशन के साथ कंप्यूटर की। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट की जब बात करते हैं रिलेटेड टू हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस तरह के, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपने याद रखना है SSI एंड MSI जो ये यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में की गई थी। ओके, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट जो कंटेन कर रहा था ओनली ए फ्यू ट्रांजिस्टर्स एंड सो वर कॉल्ड ए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। SSI का फुल एब्रीविएशन क्या होता है। SSI का अगर आपसे पूछ ले, ये पूछा भी जाता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे दूसरा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो यूज़ किए जाते हैं सर्किट, ये कंटेन करते हैं, एक सेकेंड देखें, इसमें जो सर्किट यूज़ किए जाते हैं ना, यूज्ड सर्किट कंटेनिंग ट्रांजिस्टर जो इसमें यूज़ किए जाते हैं वो नंबरिंग होती है टेंस में। किस में, टेंस में। इतना आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CD रूम इज ए सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, नन ऑफ द अबव। CD रूम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब हम CD रूम की बात करते हैं ना, यहाँ ऑप्शन में हमें सेमीकंडक्टर मेमोरी दिया गया, मेमोरी रजिस्टर दिया गया, मैग्नेटिक मेमोरी दिया गया, नन ऑफ द अबव दिया गया। देखिए बहुत सारी मैंने साइड पे चेक किया, इसका सेकेंडरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी आ रहा है, लेकिन ये फॉल्स है मेरे हिसाब से, ये ठीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास CD रूम है ना, इसको आप बोलते हो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यही कहते हो ना, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपको याद रखना है, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। और CD रूम स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, जैसे मैग्नेटिक डिस्क की बात करें या मैग्नेटिक टेप की बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी में आता है ये CD रूम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर या रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर या फिर रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जल्दी से बताएं। देखिए हमें पता ये होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटेंडेड टू प्रोवाइड फंक्शंस एंड फीचर्स इन बोथ, क्या मैंने कहा, बोथ एनालॉग, क्लियर, बोथ एनालॉग होने चाहिए और डिजिटल कंप्यूटर होना चाहिए। अब आपको एनालॉग और डिजिटल कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये डेवलपिंग करता है क्या, एक कंबाइंड और हाइब्रिड कंप्यूटर मॉडल जिसका एम होता है प्रोड्यूस करना फंक्शनल डिवाइस को जो इनकॉर्पोरेट्स करता है मोस्ट बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ कंप्यूटर सिस्टम को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसा कंप्यूटर जो इंटेंडेड टू प्रोवाइड फंक्शंस एंड फीचर्स इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेज द 8-बिट कोड कॉल्ड EBCDIC, कौन सी टाइप के कंप्यूटर जो होते हैं यूजेज करते हैं 8-बिट कोड को जिसे आप कहते हो EBCDIC, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्या आंसर रहेगा इसका। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पे IBM मेन फ्रेम होता है। और मेन फ्रेम कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। IBM क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखें एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड जिसे आप कहते हैं ना EBCDIC को, इज़ एन 8-बिट करेक्टर होता है। मैंने आपको पहले ही बोला 8-बिट करेक्टर होता है और ये इनकोडिंग करता है यूज्ड मेनली ऑन IBM मेन फ्रेम, याद रखना, मेन फ्रेम या फिर IBM मिड रेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर, के जो ALU होता है, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैच मेमोरी। बताएं ज़रा ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स कमिंग फ्रॉम, क्या आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कंट्रोल सेक्शन जो होती है ये कमांड्स करती है और रिस्पॉन्डेड करती है बाय द किसके थ्रू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, चीफ कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के क्या थे, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नन ऑफ द अबव। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज।
सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, हमारे पास क्या है, देखिए चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स। क्या कहा मैंने, वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी ये है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और द पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वाज बिटवीन, आपको पता होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 1946 से 1959 के बीच में था। और ये भी पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब्स जो ही यूज़ की गई थी एज द मेन कंपोनेंट ऑफ मेमोरी इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ इन, आपको क्या यूज़ करना है, अगर आपको प्रोड्यूस करने हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ ए RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब सुने, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा गौर से देना। इस क्वेश्चन का आंसर आता है हमारे पास, टू प्रोड्यूस करने के लिए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ एन, यहाँ पे प्लॉटर आएगा। क्या आएगा, प्लॉटर। देखिए टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स यानी हार्ड कॉपी हो गई इन कलर में, यू वुड वांट टू यूज़ एन प्लॉटर। और प्लॉटर क्या है, एक कंप्यूटर प्रिंटर होता है जो प्रिंटिंग करता है वेक्टर ग्राफिक्स को। किसको, वेक्टर ग्राफिक्स को। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और प्लॉटर इज़ ए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखना है, प्लॉटर इज़ द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन प्रोसेस में कौन सी स्टेजेस होती हैं, फीसिबिलिटी स्टडी, यहाँ पे है फीसिबिलिटी स्टडी सॉरी, सिस्टम डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा इसका, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। देखिए हमारे पास एक चीज़ होती है, जो कंपाइलेशन प्रोसेस होता है ना, वो उसको डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। एक होता है प्री प्रोसेसिंग, फिर होता है कंपाइलिंग, फिर होता है असेंबलिंग और फिर होता है लिंकिंग। लेकिन यहाँ पे तो वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस में लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपको यहाँ पर ये भी देखना था, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है ऑप्शन में। और लिंकिंग, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट वाला लिंकिंग होता है। चलिए बात कर लेते हैं 20 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपसे पूछा गया कि जो हमारे पास कौन सी IC जो था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, यूज़ किया गया था थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बोथ ए एंड बी। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए SSI क्या होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये यूज हुए थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेंट ओनली ए फ्यू ट्रांजिस्टर्स एंड सो वही कॉल्ड स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और दे यूज्ड सर्किट कंटेनिंग ट्रांजिस्टर नंबरिंग इन द टेंस। मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया आपसे, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव। ऑलरेडी बता दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। किसका यूज़ हुआ था, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था। इतना आपने याद रखना है। फॉर किसके लिए, सर्किटरी के लिए, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी के लिए, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। और वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया गया था सबसे पहले, अगर हम बात करें, ली डी फॉरेस्ट बंदे का नाम था। फिर एक और आदमी भी नाम है, वो भी आपने याद रखना है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी डिवाइस होती है जो जनरली यूज़ की जाती है एम्पलीफाई करने के लिए एक सिग्नल को, बाई कंट्रोल करके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एवैक्यूएटेड स्पेसिस में। तो ये आपने याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। एक डम्ब टर्मिनल होता है, इसका क्या होता है, एक डम्ब टर्मिनल हैज़ एन एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी या एक कीबोर्ड एंड स्क्रीन। आपसे पूछा गया एक डम्ब टर्मिनल के क्या क्या होता है, बताएं ज़रा। देखिए जब भी बात की जाती है डम्ब टर्मिनल की, तो इसका एक कीबोर्ड होता है और एक स्क्रीन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए डिस्प्ले टर्मिनल दैट प्रोवाइड्स कीबोर्ड इनपुट एंड स्क्रीन आउटपुट एंड नो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड ए डम्ब टर्मिनल। मैंने क्या कहा, डम्ब टर्मिनल क्या होता है, ए डिस्प्ले टर्मिनल दैट प्रोवाइड्स, जो क्या प्रोवाइड्स करती है, सुनना ज़रा, दैट प्रोवाइड्स कीबोर्ड इनपुट, क्या, कीबोर्ड इनपुट, ओके, और एंड स्क्रीन आउटपुट, याद रखना, स्क्रीन आउटपुट, एंड नो डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड ए डम्ब टर्मिनल। चलिए बात कर लेते हैं 1 मिलीसेकंड किसके बराबर होता है, 1 सेकंड के 10th ऑफ सेकंड्स के, या फिर 1000 ऑफ सेकंड्स के, या फिर 10,000 ऑफ सेकंड्स के। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 मिलीसेकंड होता है 1/1000 ऑफ
यहाँ पे सेकंड्स की, या फिर हम कह सकते हैं 1000 माइक्रो सेकंड्स। ठीक है, मिली सेकंड एक मल्टीपल होता है सेकंड का, और विच इज़ द SI बेस यूनिट फॉर टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, के जो आउटपुट क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो किससे मेजर की जाती है? डॉट्स पर स्क्वायर इंच से, डॉट पर इंच से, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, या फिर ऑल ऑफ दी वो जल्दी से बता दें। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, देखें आउटपुट क्वालिटी की जब बात की जाती है ना, आपको ये पता होना चाहिए डॉट्स पर इंच। ठीक है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर इंच। DPI जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है एक नंबर ऑफ इंक डॉट्स को, जो प्रिंटर क्या करता है, कैन प्लेस इन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर पर इंच, 1 स्क्वायर पर इंच। और इट रेफर्स टू द फिजिकल डॉट डेंसिटी ऑफ एन इमेज व्हेन इट इज़ रिप्रोड्यूस्ड एज ए रियल फिजिकल एंटिटी। तो ये आपने याद रखना है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें प्रिंटेड ऑन टू पेपर, तो करेक्ट आंसर क्या है? डॉट्स पर इंच। जो आउटपुट क्वालिटी होती है हमारे पास प्रिंटर की वो मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है? ABC, ENIAC, IDVAC, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या रहेगा? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। देखें यहाँ पे इसका आंसर है ABC। ABC क्या है? एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है ना, ATM, वो भी हमारे पास इसी कैटेगरी में आती है। वॉशिंग मशीन्स की बात करें, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं इस तरह की, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर TCC, या फिर ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन सिस्टम, ये सारे के सारे स्पेशल पर्पज़ में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर की बात करी गई थी, तो ABC इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनोसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड? एटनोसॉफ्ट और क्लिफर्ड ने कौन सा कंप्यूटर हमारे पास इन्वेंट किया था? मार्क्सफर्ड, ABC, Z3, नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बता दे। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनोसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एटनोसॉफ्ट बैरे कंप्यूटर जो है ABC, इसी को कहते हैं। जैसे ऊपर हमने ये एग्जांपल दी थी ना, इसी को एटनोसॉफ्ट बैरे कंप्यूटर कहते हैं। एटनोसॉफ्ट BERRY बैरे कंप्यूटर कहते हैं, ये आपने नोट करना है। ओके, और बीइंग कंप्लीटेड ये कब हुआ? 1942 में हुआ था, इतना आपने याद रखना है। द एटनोसॉफ्ट बैरे कंप्यूटर वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये भी आपने याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इट वाज डिज़ाइंड एंड बिल्ट बाय, इसको किसने डिज़ाइन किया और बिल्ड किया था? विंसेंट एटनोसॉफ्ट ने। ठीक है, क्या नाम है इसका? विंसेंट ओके एटनोसॉफ्ट ने, एंड हिज असिस्टेंट का नाम था क्लिफोर्ड ई बैरे। ओके, दे वर्कड ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम 1939 से लेकर इन्होंने 1942 तक इसमें काम किया, और व्हेन इट वाज अबेंडन ड्यू टू वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें। लेकिन अब आपने क्या याद रखना है? सिंपल सा कि किसने किया था, कौन सा किया था? ABC इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है जो स्टोर करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस जो है स्टोर करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो सिंपल सी बात है, हार्ड डिस्क जो होती है ये हमारे पास क्या करती है? ये हमारे पास स्टोरेज करती है डिवाइस, ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्या हमारे पास? मैंने कहा हार्ड डिस्क। और आपको ये पता होना चाहिए मैक्सिमम स्टोरेज साइज़ क्या होता है? योटाबाइट। क्या होता है? योटाबाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज इसकी होती है योटाबाइट की। आपने ये पढ़ा होगा, योटाबाइट की हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और ये लार्जेस्ट यूनिट होता है जो अप्रूव्ड किया गया है एज स्टैंडर्ड साइज बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, बात करता हूँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर until 1973 when court invalidated the patent? ENIAC, मार्क फर्स्ट, Z3, ABC। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, हमारे पास ENIAC। क्या है? ENIAC, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ENIAC इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करते हैं प्रेस्पर एस्कट की, जो कंसीडर किया जाता है, कंसीडर टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर इन द मॉडर्न सेंस, बट इन 1973 में क्या होता है कि हमारे पास ENIAC की बात करें
patent and concluded that the ENIAC inventor had derived the subject matter of the electronic digital computer from Etnosoft। तो इसीलिए ये कंप्यूटर कंसिडर किया जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर until 1973 when court invalidated the patent। तो ENIAC हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अगर हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हुए, मॉक टेस्ट, ठीक है, जो हमारे पास 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट थे, जिनकी प्राइस है 149 रुपीज़ और सारे के सारे OMR बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? OMR बेस्ड हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अगर कोई टेस्ट देना चाहता है, तो वो हमें 8492886188 पर मैसेज कर सकता है और मॉक टेस्ट ले सकता है। इतना समझ आ गया। अब रही बात, अगर कोई JKSSB पटवारी की तैयारी कर रहा है या फिर फॉरेस्टर की तैयारी कर रहा है, अगर आपको PDFs MCQs की चाहिए वेरी लो प्राइस में, मतलब GK की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो आप भी हमें इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8492886188 पर, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कौन से एस्पायरेंट के लिए अला? जो हमारे पास फॉरेस्ट गार्ड की या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो सुपरवाइज़र वाले एस्पायरेंट हैं वो हमें मैसेज करेंगे, अपना नाम बताएंगे, ठीक है, और अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, तो उनको भी सुपरवाइज़र वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उन्हीं को जो हमारे से अब मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, हम तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, मैं डेली बोलता हूँ उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको मटेरियल हम जो भी है यूट्यूब पे ही डालते हैं, लेकिन PDF के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड है तो, वरना ऐसे किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, आप जो मर्ज़ी करो वो आप तक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 29। ओके डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन पूछा गया है, ए फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज पाथ, एड्रेस बस, या फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास? रूट, या फिर ऑल ऑफ दीज। रूट है या फिर ऑल ऑफ दीज। देखें, क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे, ए फिजिकल कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज एड्रेस बस, इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, याद रख लेना, ठीक है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका आपको मिल जाएगा लिंक, किसका? टेलीग्राम का, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ डेटा, कि जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है ये स्टोर कर सकती है कितना डेटा? 1.40 MB, 1.44 MB, सॉरी GB, या फिर 1.40 GB या 1.44 MB। क्या आंसर होगा? आपसे पूछा गया है कि जो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है ये कितना डेटा स्टोर करती है? बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखें, इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ आपने समझनी है, बड़ी काम की। अगर हम बात करते हैं इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 1.44, यहाँ पे जो दिया गया है 1.44 MB वाला, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी 1.44 MB वाला। अब देखें ना, जो हमारे पास ये हमारे पास 3.5 इंच की जो हमारे पास क्या थी, हमारे पास डबल डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क थी विथ कैपेसिटीज़ रेंज इसकी करती थी, हमारे पास जो कैपेसिटी रेंज था ना इसका, वो 800 से हमारे KB से लेकर कुछ 2.8 MB के बीच में था। विद स्टैंडर्ड इसका कितना था? 1.4 MB, ये आपने याद रखना है, 44 MB। अब इन 1995 में जो फर्स्ट हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर 1.44 MB फ्लॉपी डिस्केट्स जो थी ये पॉपुलर थी हमारे पास 1990 के दौर में, ठीक है, बट वर रेयरली फाउंड आर यूज बाई 2000, और उसके बाद इसका बहुत कम यूज़ होने लगा। तो ये बात इस तरह से आपको याद रखनी है। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला है? 1.44 MB। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। आपसे सिंपल वे में पूछा गया कि हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूज़ करता है फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, ऑल ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया हाई क्वालिटी कैड सिस्टम जो है वो यूज़ करता है फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए और ग्राफ्स के लिए। क्या आंसर रहेगा? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, डिजिटल प्लॉटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर है जो प्रिंट करता है वेक्टर ग्राफिक्स को, अभी बता दिया था आपको शुरू में ही, ठीक है।
और इन द पास्ट में प्लॉटर्स जो होते थे यूज़ किए जाते थे एप्लीकेशन में, जैसे सी ए डी क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। दो दे हैव जनरली बीन रिप्लेस्ड विद वाइड फॉर्मेट कन्वेंशनल प्रिंटर्स, प्लॉटर गिव्स ए हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है डिजिटल प्लॉटर। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। OCR ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, COM कंप्यूटर, आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इनमें से पूछा गया है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए OCR ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, यस। ऑप्टिकल स्कैनर ये भी है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, लेकिन COM कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटिंग इन 216 बिट वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आपसे पूछा गया जो एक्यूरेसी है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेबल होती है इनटू 16 बिट वर्ड्स में ऑफ ए कंप्यूटर, वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है। 16 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट, ऑल ऑफ दी, वो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तो द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 216 जो हमारे पास बिट वर्ड्स होते हैं कंप्यूटर के, वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 16 डिजिट होते हैं। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बोर्ड। मदर बोर्ड, डॉटर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड या फादर बोर्ड, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएं। तो इन मोस्ट ऑफ द IBM PC में जो CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। द नेम ऑफ द बोर्ड इज मदर बोर्ड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मदर बोर्ड के साथ जितने भी पार्ट अटैच होते हैं सब पढ़ के जाना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, छोड़ के मत जाना। चलिए, इन मोस्ट IBM PCs द CPU, द डिवाइस, यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, कि जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं ये मोस्ट पॉपुलर मीडियम किसके लिए होती हैं। डायरेक्ट असेस के लिए, सीक्वेंशियल असेस के लिए, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, बताएं ज़रा आंसर क्या होगा। देखें डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है डायरेक्ट असेस भी है और सीक्वेंशियल असेस भी है। सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखें हार्ड डिस्क की बात करें, जिप डिस्क की बात करें, फ्लॉपी डिस्क की बात करें, ये कॉमन एग्जांपल है मैग्नेटिक डिस्क की। और मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर द बोथ डायरेक्ट असेस एंड सीक्वेंशियल असेस। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स। हमारे पास ए टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स स्ट्रेचर, क्वेरी प्रोसेसिंग या फिर क्यू मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो यूज़ की जाती है बाई कोड्स के थ्रू टू कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसे हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग ए वीडियो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताएं ज़रा। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस, इट इज़ ए हार्ड ड्राइव सी आइटम, बताएं ज़रा आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, ये VDU क्या है। VDU हमारे पास होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इतना आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये हमारे पास वीडियो जो होता है VDU, ये डिस्प्ले करता है इमेज को जो जनरेटेड होते हैं बाई ए कंप्यूटर के थ्रू या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू। द टर्म VDU इज़ ऑवन यूज्ड, ये हमारे पास यूज़ होती है मॉनिटर के साथ खास करके। और बट इट कैन आल्सो रेफर्स टू अनदर टाइप ऑफ डिस्प्ले सच एज डिजिटल प्रोजेक्टर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो कहने की बात है ये आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये हमारे पास, इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मीन्ड फॉर, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये एक मशीन है किसके लिए, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मीन्ड फॉर, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे इनपुट स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ ए मशीन दैट इज़ मीन्ड फॉर इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड जो हमारे पास आउटपुटिंग ऑफ डेटा होता है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं 4 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा हैंडलिंग,
सबसे पहले इनपुट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, फिर हमारे पास आउटपुट होता है, ओके, और उसके बाद स्टोरेज होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट की गई थी? 1900 में, 1906 में, 1910 में, 1880 में? बताएं ज़रा, वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट की गई थी? देखिए डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं हैं। अगर आ भी जाए, यहाँ पे देखिए 1900 भी पूछा गया, 1906 भी, 1910 भी, 1880 भी। एक्चुअल में ये हमारे पास 1904 में हुई थी, ये आपने याद रखना है। ये 6 नहीं है, यहाँ पे 4 है। 1904 में हुई थी, नोट कर लो, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब ऑफ जो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग है, या सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जिन्हें आप कहते हैं, ये एक इंग्लिश जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फिजिस्ट थे। ये जाने जाते हैं प्राइमरीली किसके लिए? इन्वेंटिंग करने के लिए इसको, और 1904 में इन्होंने फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब को इन्वेंट किया था। इंपॉर्टेंट होगा 1904। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा जो है प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन को? ऑप्शन आपके सामने, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या आंसर होगा? बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन कौन करता है इनमें से प्रोड्यूस? तो प्यारे दोस्तों, इन अकॉर्डिंग के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ मैंने कहा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर प्लॉटर होगा, प्लॉटर। ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर रिप्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। प्लॉटर प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। प्लॉटर एक कंप्यूटर प्रिंटर है फॉर प्रिंटिंग करने के लिए वेक्टर ग्राफिक्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। इनके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर्स विद, ये जो हमारे पास 80286 माइक्रो प्रोसेसर, ये XT कंप्यूटर, AT कंप्यूटर, PS/2 कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। बताएं इसका आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 80286 वाज एम्प्लॉयड बाय फॉर द IBM। जो हमारे पास कौन सा कंप्यूटर था? IBM PC, ठीक है, या फिर AT। अब यहाँ पे PC और AT दोनों के लिए था, लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में, और फिर बाद में वाइडली यूज हुआ मोस्ट PC AT कंपेटिबल कंप्यूटर में अंटिल 1990 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर AT कंप्यूटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं, एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। इसके कौन सी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सूटेबल है सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ एंड बी, ऑल ऑफ दी वो। इन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सिक्वेंशियल, जो हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है वो कौन सी है? बताएं ज़रा। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ ए एंड बी है, ठीक है। एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर, जो हमारे पास सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स भी होता है और पेरोल प्रोसेसिंग भी होती है, याद रख लेना। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेसिंग? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, या फिर कैलकुलेटिंग, या गैदरिंग। आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैदरिंग। गैदरिंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। गैदरिंग क्या होता है कि एनी इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पर्सन इन ए सर्टन सिचुएशन। तो अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग और कैलकुलेटिंग क्या है? एक प्रोसेसिंग है, और गैदरिंग एक प्रोसेसिंग नहीं है, प्रोसेसिंग नहीं है। बात करते हैं द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, आपसे पूछा गया है कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये डेवलप किए गए प्राइमरली कहाँ पे? USSR में, जापान में, USA में, UK में। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन। अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट डेटा करता है डिजिटल फॉर्म्स में। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये डेवलप किए गए प्राइमरली इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी USA। इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज़ कंप्यूटर, ये क्या है? इन्हांस करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर मशीन को, या फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर बोथ ऑफ अबो, या नन ऑफ द अबो। क्या आंसर रहेगा? देखिए जो सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर की बात की जाती है ना, तो सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इन्हांसिस करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ द हार्डवेयर मशीन। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्या कहा? इन्हांस करता है कैपेबिलिटीज़ ऑफ हार्डवेयर मशीन, ठीक है। अब कुछ एस्पेरेंट कह रहे होंगे कि ऑप्शन बी भी आना चाहिए, लेकिन देखें, सॉफ्टवेयर डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्टेड द सॉफ्टवेयर सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द CPU विच प्रोसेसेस दीज इंस्ट्रक्शंस, ओके। और जो स्पीड होती है CPU की वो यूजली डिटरमाइन की जाती है बाइट्स क्लॉक स्पीड के साथ एंड अदर हार्डवेयर फैक्टर के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया, टुडे कंप्यूटर गिगेंट IBM was earlier known by different names which was changed in 1924, what was that name?
बताएं ज़रा, टेबुलेटर मशीन सीईओ या कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड सीईओ या द टेबुलेटर एलटीडी या फिर इंटरनेशनल कंप्यूटर एलटीडी, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब सुने, इस क्वेश्चन की जब बात करते हैं ना डियर एस्पिरेंट्स, IBM वाज फाउंडेड इन 1911, 1911 में IBM को फाउंड किया गया था, ठीक है। और एज द कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। ए होल्डिंग कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रिकॉर्ड जो कीपिंग एंड मेजरिंग सिस्टम, और ये रीनेम की गई थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के तौर पर 1924 में, 1924 में, एंड सून बिकेम द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पंच कार्ड टेबुलेटिंग सिस्टम। तो ये अभी आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया आपसे डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन असेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, आपको एक पता होना चाहिए हमारे पास कि जो बिफोर ए डिस्क ड्राइव कैन असेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, ए कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस बाय ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर एंड ऑल ऑफ द अबव। जो इन रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस ये हमारे पास सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो 48 का आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, कि जो अरेंज करते हो आप डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, वो किस नाम से जाना जाता है? सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? द अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर एक्सपीरियंस, इस क्वेश्चन का आंसर है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग याद रखना, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सो एज टू पुट देम इन सम लॉजिकल ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या करता है? प्ले करता है मेजर रोल इन कमर्शियल डेटा में, ठीक है, और प्रोसेसिंग में एंड इन मॉडर्न साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया आपसे, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू डू मैथ वर्क्स। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉजिकल यूनिट की CPU ऑफ ए कंप्यूटर में, वो कंपेयर करना होता है नंबर्स को, ठीक है। टू कंपेयर नंबर्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ ए कंप्यूटर। एक लॉजिकल यूनिट एक ऐसी डिवाइस होती है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है बाई विच, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक एंड यूज़र ये होता है, यानी कि एन एप्लीकेशन प्रोग्राम ए टर्मिनल यूज़र, या हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, वो गेन करता है एसेस टू ए SNA नेटवर्क, ठीक है। SNA नेटवर्क, SNA की फुल एब्रीवेशन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ये क्लास लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 41 मिनट का क्लास हो चुका है। मैं सारे क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आपको ये हेल्प करेगी सीरियस। बाकी भी मेरे कंप्यूटर पे वीडियोस लाए थे, वो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ओके, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।